हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 को भी हम लोग 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स तक, पार्ट 5 तक, पार्ट 5 पार्ट 6 तक। सो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवी मोटर्स। ईवी मोटर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कीजिए। तो पहले तो अभी बहुत ही इंट्रो चीजें दी हुई हैं। क्या है कि एक ईवी सिस्टम में क्या क्या यूज होता है। एक प्रोपल्शन सिस्टम, जो कि हार्ट ऑफ द ईवी होता है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जो कि उसके एक कोर सिस्टम होता है। ये क्या क्या चीज है यूनिट 1 में आप देख चुके हैं। ईवी मोटर्स क्या रिक्वायर करते हैं? हाई पावर, हाई टॉर्क, वाइड स्पीड रेंज, हाई एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, रीजनेबल कॉस्ट, लो नॉइज और स्मॉल साइज। मतलब ये सारी चीजें ईवी, ये एक जनरल चीज है कि किसी भी गाड़ी में हम लोग को क्या चाहिए। शोर कम करती हो, उसकी साइज कम हो, कॉस्ट भी ठीक ठाक हो, स्पीड रेंज अच्छी हो, टॉर्क हाई हो, टॉर्क पावर हाई हो, एफिशिएंसी भी हाई हो। यही सारी चीजें हैं। अब कुछ कुछ चीजें जो यूनिक हैं और कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में बात किया है। तो ईवी मोटर्स, जिस जैसे जो पहला पॉइंट लिख रहा है कि जो हमारा रेटेड टॉर्क है, ईवी मोटर ईवी मोटर को अगर हमें हिल क्लाइंबिंग, मतलब पहाड़ पे चढ़ाना है या फिर कुछ टेम्पररी एक एक्सेलरेशन देना है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम टॉर्क हमारा रिक्वायर्ड होता है वो 4 to 5 टाइम्स होता है। सिमिलरली अगर हाईवे पे हम लोग हाईवे पे स्पीड जैसे ज्यादा होती है, तो उस स्पीड के लिए हमारी जो बेस स्पीड का 4 to 5 टाइम्स वो हो जाएगा, ईवी मोटर रिक्वायर करेगा। ये मोटर्स की रिक्वायरमेंट है। मोटर्स, अब हम लोग मोटर में कई अलग अलग तरह के मोटर पढ़ेंगे इसमें। और ऐसा नहीं है कि कोई एक मोटर ही सब में लग सकता है, नहीं। एक मोटर से काम नहीं चलेगा, कई अलग अलग मोटर है। अब जैसे ये है, ईवी मोटर शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग प्रोफाइल्स ऑफ द व्हीकल। हम लोग नॉर्मली एक आईसी इंजन की बात कर लीजिए या कोई भी कार की बात कर लीजिए, हर कार की एक अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। कुछ वाइड स्पीड रेंज के लिए होती है। कुछ जैसे कार आप देखते होंगे कि 4 सेकंड में वो 100 की स्पीड पकड़ ली। कुछ जो आपकी एक शहर के लिए या फिर लो रेंज के लिए होती है। कुछ स्पीडिंग कार्स होती हैं, फैमिली कार्स होती हैं। तो अलग अलग, मतलब कार का ये ऐसे एक हम लोग जनरल टर्म यूज कर रहे हैं, बट उसके अंदर का जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो अलग अलग यूज हो रहा है। उसी तरह से हमारे ईवी व्हीकल्स भी है। तो जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होगी मोटर की, व्हीकल की, उसी तरह का हम मोटर उसमें यूज करेंगे। ओके, सो ईवी मोटर्स डिमांड बोथ हाई पावर डेंसिटी एंड गुड एफिशिएंसी फॉर रिडक्शन ऑफ व्हीकल वेट एंड एक्सटेंशन ऑफ ड्राइविंग रेंज। हमको पावर डेंसिटी भी ज्यादा चाहिए और एफिशिएंसी भी ज्यादा चाहिए, जिससे हमारा व्हीकल का वेट कम रहे और उसकी ड्राइविंग रेंज को भी हम एक्सटेंड कर सके। ड्राइविंग रेंज क्या है ये मैं बता चुकी हूँ आपको पहले। ईवी मोटर्स डिजायर हायर कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी भी हाई चाहिए, हाई स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी एंड those things. Now, next discuss the design of EV motors on the basis of system technology of EVs. अब ईवी मोटर की जो डिजाइनिंग है वो किस किस बेसिस पे डिपेंड कर रही है, इसके बारे में। तो पहला है सिंगल मोटर या मल्टीपल मोटर कॉन्फ़िगरेशन। आपने ये चीज देखी होगी कि मान लीजिए ये कार है आपकी, जिसके 4 पहिए लगे हैं। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि एक ही मोटर लगा हो सकता है 2 मोटर लगा हो सकता है यहाँ 3 मोटर लगा हो सकता है 4 मोटर लगा हो हर एक व्हील के लिए। तो अलग वो डिपेंड करता है कि एक व्हीकल की हमारी क्या रिक्वायरमेंट है और उसमें कितने मोटर लगे। सिंगल मोटर भी हमारे व्हीकल को रन करा सकता है, उसकी अपनी स्पीड रेंज और एफिशिएंसी होगी। और 2 मोटर, 3 मोटर, या हम मल्टीपल मोटर भी कह सकते हैं, उसकी अपनी एक स्पेसिफिकेशन होगी। So वही है, based on the requirement, EVs can have different number of motors. Choice depend on the type of the vehicle and the function that is supposed to provide. अब हमको अगर, जाहिर सी बात है, हाई स्पीड चाहिए। अगर 4 मोटर किसी चीज को दौड़ा रहे हैं तो उसकी स्पीड रेंज काफी हाई हो जाएगी एज कम्पेयर टू द सिंगल मोटर। और अगर 4 मोटर किसी कार में लगे हैं तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी हाई हो जाएगी। तो सभी चीजों को हमें देखना पड़ता है। उसके बाद हम हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, हम ऐड बहुत सी चीजें कर सकते हैं गाड़ी में।
लेकिन उसके साथ साथ हमारी गाड़ी की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और गाड़ी का वेट भी बढ़ जाएगा। तो हमको एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि हमारी गाड़ी का वेट भी बैलेंस रहे और कॉस्ट भी रीजनेबल रहे। ओके, now the single motor configuration has the merit of using only one motor which can minimize the corresponding size, weight and cost. एक मोटर रहेगा तो हमारी जो व्हीकल का साइज रहेगा, वेट रहेगा या कॉस्ट रहेगा, वो तीनों कम रहेंगे। मल्टीपल मोटर रहेगा तो ऑब्वियसली वो तीनों ज्यादा हो जाएंगे। मल्टीपल मोटर के साथ ये एक एडवांटेज है कि अब मान लीजिए एक मोटर है, लेट सपोज उसके ऊपर 100 यूनिट का भार है, ठीक, एज कंपेयर टू अगर वही 4 होंगे तो वो जो डिवीजन होगा, अब एक पे 100 नहीं रहेगा, एक पे 25-25 हो सकता है। तो जो डिवीजन होगा वो मतलब जो लोड होगा वो डिवाइड हो जाएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टोटल मोटर पे। सो द मल्टीपल मोटर कॉन्फ़िगरेशन टेक्स द एडवांटेज टू रिड्यूस द करंट या पावर रेटिंग्स ऑफ इंडिविजुअल मोटर्स एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट द टोटल मोटर साइज एंड वेट। Since each of the configuration has their individual merits, both of them have been employed by EVs. हर किसी का अपना मेरिट और डिमेरिट है, तो ईवी हर तरह की चीजों को डिप्लॉय करता है जहां पर उसकी जो रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट इज फिक्स्ड गियरिंग या फिर वेरिएबल गियरिंग ट्रांसमिशन। पहले हम फिक्स्ड गियरिंग देखते हैं कि फिक्स्ड गियरिंग में क्या बात कर रहा है। फिक्स्ड गियरिंग में कह रहा है कि मोटर ऐसे डिजाइन किया गया है कि हमारी जो कांस्टेंट टॉर्क रीजन है उसमें हाई इंस्टेंटेनियस टॉर्क दे और जो कांस्टेंट पावर रीजन है उसमें हाई ऑपरेटिंग स्पीड दे। आप लोग ये मशीन में पढ़े होंगे, हमारा कांस्टेंट टॉर्क रीजन कौन सा है और कांस्टेंट पावर रीजन। ये हमारा कांस्टेंट टॉर्क रीजन है और ये हमारा कांस्टेंट पावर रीजन है, राइट। कांस्टेंट टॉर्क रीजन में हमको क्या चाहिए, हाई इंस्टेंटेनियस टॉर्क दे रहा है, और कांस्टेंट पावर रीजन में हमको हाई ऑपरेटिंग स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। और वही वेरिएबल गियरिंग सिस्टम में क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन में एडवांटेज ऑफ यूजिंग कन्वेंशनल मोटर्स टू अचीव हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट लो गियर एंड हाई क्रूजिंग स्पीड एट हाई गियर। मतलब लो गियर में हमको जो स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वो हाई मिल रही है, और जब हाई गियर है तो हमारी जो क्रूजिंग स्पीड है वो भी हाई है। However, variable gears have many drawbacks such as heavy weight, high cost, less reliable and more complex. Variable gear system हमारे ज्यादा complex हैं। Next is your geared and gearless. The use of fixed speed gearing with a high gear ratio allows EV motors to be designed for high speed operation resulting in high power density. On the other hand, gearless operation EV motors can directly drive the transmission axles. Okay, both of them are employed. System voltage. Again, one more important thing कि आपका ओवरऑल सिस्टम वोल्टेज कितना हो। अब सिस्टम वोल्टेज हमको इतना भी नहीं रखना है कि बहुत लो हो कि हमारा फंक्शन ही ना काम करे, और इतना भी नहीं कि इतना हाई हो जाए कि हमें नंबर ऑफ बैटरीज जो उसकी रिक्वायर्ड हो उसके उसकी वजह से व्हीकल का वेट और कॉस्ट बढ़ जाए। क्योंकि वोल्टेज सप्लाई करने के लिए अल्टीमेटली हमको बैटरी लगानी पड़ेगी, और अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो बैटरी भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो हमारा वोल्टेज एक रीजनेबल होना चाहिए। वही लिखा है, रीजनेबल हाई वोल्टेज मोटर डिजाइन कैन बी यूज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड साइज ऑफ इन्वर्टर्स। अगर डिजायर्ड वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो हमारी बैटरी ज्यादा लगेंगी और व्हीकल का वेट और कॉस्ट बढ़ जाएगा। Since different EV types use different system voltage, the design of EV motors need to cater for different EVs. Okay. Next is the integration. अब इन सब का इंटीग्रेशन, हमारे जो मोटर है उसका कन्वर्टर, कंट्रोलर, ट्रांसमिशन और एनर्जी सोर्स इंपॉर्टेंट है, and the motor designer should understand the characteristic of these components to design the motor. Okay. Next is what is give the classification of EV motors. अब हमारे EV मोटर को क्लासिफाई कीजिए। तो ईवी मोटर को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, एक कम्यूटेटर मोटर में और एक कम्यूटेटर लेस मोटर में, ठीक। कम्यूटेटर मोटर्स में कौन कौन इंक्लूड है, जो हमारे ट्रेडिशनल डीसी मोटर हो गए, विच इंक्लूड्स सीरीज एक्साइटेड, शंट एक्साइटेड, कंपाउंड एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेड मोटर्स। ये सारी आप लोग चीजें मशीन्स में, स्पेशल मशीन्स में सब पढ़े हैं सारे मोटर्स। Now, due to their mature technology and simple control, DC motor drives have been prominent in electric propulsion system. DC motor drives. Recent technological developments have pushed commutator-less electric motors into a new era.
तो अभी जितना भी हमारा रिसर्च हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि कम्यूटेटर लेस मोटर हमारे ज्यादातर प्रेफर किए जा रहे हैं। उसके क्या एडवांटेजेस, क्यों? क्योंकि वो एक हायर एफिशिएंसी दे रहे हैं, हायर पावर डेंसिटी दे रहे हैं और लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब उनकी कीमत भी कम है। दे आर ऑल्सो मोर रिलायबल एंड मेंटेनेंस फ्री कंपेयर टू कम्यूटेटर डीसी मोटर्स। कम्यूटेटरलेस डीसी मोटर ज्यादा रिलायबल है और मेंटेनेंस भी उनकी कम रिक्वायर्ड है, इसीलिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो गाड़ियों में यूज किए जा रहे हैं। Next is induction motors are widely accepted as commutatorless motor type for EV propulsion because of their low cost, high reliability and maintenance free operation. Okay. नेक्स्ट ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपका ईवी मोटर का बिटवीन कम्यूटेटर एंड कम्यूटेटरलेस। सो इसमें क्या चीज दिखाई है? कम्यूटेटर में आप देख सकते हैं एक सेल्फ एक्साइटेड एंड सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में क्या क्या है? सीरीज, शंट और फील्ड एक्साइटेड। सॉरी, सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज और शंट है। सेपरेटली एक्साइटेड में आपका फील्ड और परमानेंट मैग्नेट है, पीएम एक्साइटेड। देन कम्यूटेटरलेस, जो जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, वो है इंडक्शन। इंडक्शन में आपका वूंड रोटर, स्क्विरल केज रोटर, ये आपके रोटर के टाइप है कि किस तरह के रोटर उसमें यूज होते हैं, वूंड रोटर या स्क्विरल केज। सिंक्रोनस में आपके वूंड रोटर, पीएम रोटर या रिलक्टेंस। देन कम्स योर कम्यूटेटरलेस में ही पीएम ब्रशलेस, सेल्फ स्विच्ड रिलक्टेंस और पीएम हाइब्रिड। ये इतने अलग अलग टाइप्स हैं, आपको सारे ने याद करने हैं। वो बस एक कंपैरिजन दिखाएगा कि किसमें अब हम लोग कौन से मोटर्स किस तरह से अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई एक मोटर हर चीज में एफिशिएंट नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है। जैसे कि अगर हम सारे इलेक्ट्रिक मोटर्स को कंपेयर करें तो ये एक टेबल दी हुई है। अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर की देखिए तो कंट्रोलेबिलिटी सबसे हाई है, 5 पॉइंट्स मिले हैं उसको। एज पीएम ब्रशलेस मोटर की बात करें तो उसको 4 ही पॉइंट मिले हैं। बट कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में ये इसका कॉस्ट कम है और इसका कॉस्ट हाई है, राइट? वैसे ही हमारी आपकी आप ये कंपेयर कर सकते हैं पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी पीएम ब्रशलेस मोटर की हाई है, डीसी मोटर की कम है। तो हमको एक ओवरऑल जो टोटल यूनिट्स मिला है आपका डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, पीएम ब्रशलेस मोटर, एसआर मोटर और पीएम हाइब्रिड मोटर में, तो ये एक वैल्यूज मिली हैं जिसके बेसिस पे हम कुछ कंपैरिजन करते हैं कि हमको अपनी कार में क्या चाहिए। अगर हमको हाई एफिशिएंसी चाहिए, ठीक, हाई एफिशिएंसी चाहिए तो हम किसकी तरफ जाएंगे? पीएम ब्रशलेस मोटर की तरफ जाएंगे। पीएम ब्रशलेस में हमको हाई एफिशिएंसी भी मिल रही है और कॉस्ट भी कम आ रहा है, इस तरह से। सो टेबल इंडिकेट्स डीसी ब्रश मोटर हैज, देखिए यही बात कर रहे हैं, डीसी ब्रश मोटर। डीसी ब्रश मोटर हैज हाई कंट्रोलेबिलिटी, प्रोवाइड हाई मेच्योरिटी बट हैव लो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसकी कम है, दिस वन, एफिशिएंसी उसकी कम है। रिलायबिलिटी हाई है, कंट्रोलेबिलिटी हाई है, मेच्योरिटी भी हाई है। मेच्योरिटी हाई है, सॉरी, रिलायबिलिटी हाई नहीं है, कंट्रोलेबिलिटी हाई है, मेच्योरिटी हाई है और एफिशिएंसी इसकी बट कम है। इसी तरह से वो सारी एक एक चीज दिए हुए कि इंडिकेट्स इंडक्शन मोटर्स आर रिलेटिवली मोर एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिया गया है, 26 पॉइंट आए हैं इंडक्शन मोटर के, इसीलिए ज्यादा रिलेटिवली रिलेटिवली मोर एक्सेप्टेबल है। बट अगेन इसकी कॉस्ट भी हाई है, तो हमको जहाँ पर कीमत देखनी पड़ेगी तो वहां हम दूसरे मोटर्स की तरफ स्विच करेंगे, क्योंकि इसकी कॉस्ट हाई है तो गाड़ी की कॉस्ट हाई हो जाती है, तो वो अफोर्डेबल नहीं रह जाएगी। Next is PM brushless motor has high power density, low efficiency, but its cost is high. It provides great alternative to induction motor. अगर यहाँ पर हम इंडक्शन मोटर नहीं यूज कर पा रहे बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट, तो हम वहां पर पीएम ब्रशलेस मोटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको वहां पर भी लगभग चीजें मिल जा रही है ठीक ठाक और कॉस्ट भी हमको कम पड़ रही है। नेक्स्ट इज स्विच रिलक्टेंस मोटर, एसआर मोटर, प्रोवाइड्स हाई रिलायबिलिटी बट हैज लो पावर डेंसिटी एंड एफिशिएंसी। And the last is PM hybrid motors provide high power density and all that. But the cost is high. Again cost high है तो फिर cost high हो जाती है तो फिर चीजें थोड़ी सी रुक जाती हैं।
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीसेंट ईवी मोटर्स। ये वही चीज है जो अभी हमने डिस्कस किया पूरा कि किन किन ग्रुप्स में है, कम्यूटेटर मोटर्स, कम्यूटेटर लेस मोटर्स एंड ऑल दैट। सो इट इज ऑल द सेम, यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बीएलडीसी मोटर। बीएलडीसी यानी कि ब्रशलेस डीसी मोटर। ये बीडीएलसी लिखा है, ये बीडीएलसी नहीं है, ये बीएलडीसी है। बीएलडीसी मोटर में क्या है भाई, एक ब्रशलेस डीसी मशीन है, एक डीएसपी बेस्ड कंट्रोलर है और पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पावर कन्वर्टर है। एक सिंपल सी चीज है इसमें भाई, एक रोटर है, हमारा रोटर है और एक स्टेटर है। स्टेटर यहाँ पर एक कुछ पोजीशंस ली हुई है H1 H2 H3 जो कि दी हुई है आपको डीएसपी कंट्रोलर पे। वो आपको रोटर की पोजीशन दिखा रहा है। ये H1 H2 H3 आपको रोटर, क्योंकि रोटर घूम रहा है, वो रोटर की पोजीशन बता रहा है जो इस डीएसपी कंट्रोलर को दे रहा है, जो कि सिग्नल दे रहा है हमारे पावर कन्वर्टर को। और उसके बेसिस पे वो टर्निंग ऑफ या टर्निंग ऑफ का प्रोसेस कर रहा है ऑफ द स्टेटर पोल वाइंडिंग। दैट्स इट। नाउ डिस्कस ब्रशलेस डीसी मशीन मोटर, गिव इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दो मोटर की बात कर रहे हैं फिलहाल, अभी हम कंपैरिजन मोड में बात करेंगे बीएलडीसी और एसआरएम, देखते जाएंगे। बीएलडीसी की पहले बात करें। बीएलडीसी में क्या कह रहा है, हमारा रोटर कैसा है, रोटर में परमानेंट मैग्नेट लगा है। द रोटर इज मेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बीएलडीसी का रोटर परमानेंट मैग्नेट का बना हुआ है। और स्टेटर को सप्लाई कैसी जा रही है, एसी। स्टेटर को एसी सप्लाई मिल रही है और रोटर परमानेंट मैग्नेट का है। ठीक। अब रोटर परमानेंट मैग्नेट का है और रोटर वाइंडिंग, क्या वाइंडिंग है रोटर पे, तो वाइंडिंग नहीं है, कोई वाइंडिंग रोटर पे नहीं है। ठीक। अगर रोटर पे कोई वाइंडिंग नहीं है तो रोटर कॉपर लॉस क्या होगा, जीरो। कॉपर लॉस भाई, वाइंडिंग नहीं है तो कॉपर लॉस, सीयू लॉस भी होगा हमारा जीरो। नो रोटर कॉपर लॉस विच मेक्स इट मोर एफिशिएंट देन इंडक्शन मोटर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा रोटर किसका बना है, परमानेंट मैग्नेट का बना है बीएलडीसी में, और इसमें कोई भी बाइंडिंग नहीं है तो रोटर कॉपर लॉस नहीं है, जो कि इसको एफिशिएंट बनाता है देन इंडक्शन मोटर्स। नाउ दिस मोटर इज ऑल्सो लाइटर, स्मॉलर, बेटर एट डिसिपिएटिंग हीट, more reliable, has more torque density and specific power. ठीक। But because of its restraining field weakening, the constant power range is quite short. Constant power range, जो हमारा constant power ये वाला था, ये वाला constant power range, ये थोड़ा छोटा है। Now the torque also decreases with increased speed. Speed बढ़ती है, torque घटता है। The use of PM increases the cost as well. अब जो कि परमानेंट मैग्नेट इसमें लगा है तो इसकी वजह से इसका कॉस्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, राइट। So, however, enhancement of speed range and better overall efficiency is possible with additional field windings। ठीक है, तो बीएलडीसी में ये सारी चीजें देखी। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वही सारी चीज है। एडवांटेज में क्या दे दिया, नो रोटर कॉपर लॉस, ठीक है, मोर एफिशिएंट देन इंडक्शन मोटर्स, लाइटर है, स्मॉलर है, बेटर एट डिसिपिएटिंग, हीट डिसिपिएशन है, रिलायबिलिटी भी अच्छी है, टॉर्क डेंसिटी अच्छी है, स्पेसिफिक पावर अच्छा है। डिसएडवांटेज में वही बताया, कांस्टेंट शॉर्ट कांस्टेंट पावर रेंज, ये वाला कि उसका पावर रेंज बहुत छोटा है, डिक्रीज टॉर्क विद इंक्रीज स्पीड और हाई कॉस्ट बिकॉज ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो कोई पॉइंट ऐसा नहीं कि आपको बहुत रटने की जरूरत है, बस हल्का सा एक बार समझ लीजिए, कंपैरिजन मोड में रखिए, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्विच रिलक्टेंट मोटर की, एसआरएम। एसआरएम में क्या कहा गया है, अब इसका रोटर कैसा है, इसका भी सिंपल और रगेड रगेड डिजाइन है। इट हैज नो परमानेंट मैग्नेट और वाइंडिंग ऑन द रोटर। अब बीएलडीसी में हमारा परमानेंट मैग्नेट था, एसआरएम में हमारा परमानेंट मैग्नेट है, नहीं है, वाइंडिंग है, नहीं है। ध्यान से देखिएगा, बीएलडीसी हमारा रोटर परमानेंट मैग्नेट बना है, एसआरएम परमानेंट मैग्नेट से नहीं बना है, ना ही उसमें कोई वाइंडिंग है, जिससे कि द स्ट्रक्चर रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एसआरएम एंड ऑल्सो ऑफर्स हाई स्पीड ऑपरेशन कैपेबिलिटी। परमानेंट मैग्नेट भी नहीं, ज्यादा कॉस्ट आपका परमानेंट मैग्नेट का आता है, परमानेंट मैग्नेट नहीं है तो उससे उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई और हमारा एक हाई स्पीड ऑपरेशन भी मिल रहा है। SRM is capable of high speed operation without the concern of mechanical failures. Okay.
Also, the inverter of SRM drive has a reliable topology. Though SRMs have simple construction, their design and control are not easy. ठीक? Due to such drawbacks, these machines did not advance as much as the permanent magnet or induction machines. However, because of the rare earth materials needed in PM machines, interest in SRMs are increasing. मतलब कुछ ड्रॉबैक्स इसके भी हैं, SRM के भी अपने हैं, बट कॉस्ट कम होती है, इसलिए कुछ कुछ जगह पर हम लोग SRM भी यूज कर लेते हैं. अब इसका भी एडवांटेज देखें तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कॉस्ट कम है, स्पीड हाई है, लेस चांस ऑफ हैजार्ड है. ठीक है, लॉन्ग कांस्टेंट पावर रेंज, इसकी जो कांस्टेंट पावर रेंज है वो अच्छी है. राइट. हमारा SRM BLDC में क्या था, यही चीज लो था. आप ये याद रखना है, कांस्टेंट पावर रेंज, देन हाई पावर डेंसिटी. डिसएडवांटेज में क्या है, वेरी नॉइजी, नॉइस बहुत ज्यादा है, एफिशिएंसी कम है, लार्जर एंड हेवियर देन PM मशीन्स और कॉम्प्लेक्स डिजाइन एंड कंट्रोल. तो ये सब उसके डिसएडवांटेज हो गए. मेन इसका BLDC और SRM का जो डिफरेंस था वो रोटर डिजाइन का था. रोटर आपका इसमें PM होता है, परमानेंट मैग्नेट, इसका परमानेंट मैग्नेट से नहीं होता है. ऑल राइट. सो दिस वॉज BLDC एंड SRM. नेक्स्ट इज एक्सियल फ्लक्स मोटर. गिव इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ये भी उसी तरह है. इसका बस अभी एक मेरे पास इस PDF में पेज नंबर 13-14 दो पेज स्किप हैं, तो मेरे पास वो पेज नहीं है जिसमें एक्सियल फ्लक्स मोटर के बारे में एक्सप्लेनेशन है. बट अगर किसी के पास हो तो वो कमेंट में डाल सकता है या मुझे DM कर सकता है कमेंट सेक्शन में ही, तो वो आप देख लीजिएगा. मेरे पास वो नहीं है, मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला. आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी सा ये. तो उसके बाद ही आपका पार्ट 6 कंप्लीट हो जाएगा. और उसके बाद फिर एक्सियल फ्लक्स मोटर के बाद सिर्फ आपका कन्वर्टर बचा है, पार्ट 7. तो कन्वर्टर स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट. उससे आप देख सकते हैं DC टू DC, AC टू AC, ये सब चॉपर और साइक्लो कन्वर्टर जो आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे. तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2.11 क्वेश्चन नंबर से. इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, एंड आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू.